हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम हेतु साइंस के सिलेबस को। अभी तक अपन ने 8 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिया है। यदि आपने इन 8 टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इन 8 टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं। अभी अपना टॉपिक नंबर 9 जंतुओं में जनन, ये वाला टॉपिक चल रहा है और इसके हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिए थे। आज अपन इसके आगे से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। जनन प्रक्रम यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर स्पर्म एंड ओवम का संलयन होता है और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब स्पर्म्स ओवम के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक स्पर्म ओवम के साथ में संलयित हो जाता है। एक इसलिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि स्पर्म्स की संख्या लाखों में होती है और ओवम की संख्या तो एक ही होती है और इसलिए एक ओवम के साथ में एक ही स्पर्म जो होती है उसका संलयन होता है और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके अंदर स्पर्म और ओवम का संलयन होता है, यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म एंड ओवम के संलयन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इससे एक समष्टि का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है जाइगोट। ठीक है, यानी कि एक जो संयुग्मित रूप बनता है उसको कहा जाता है जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म एंड ओवम फ्यूज्ड होकर के एक हो जाते हैं जिससे युग्मनस यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जाइगोट एक नई व्यष्टि का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि इसी से एक नए जीव का निर्माण होता है। युग्मनस विकसित होता हुआ एक नए जीव का निर्माण करेगा, इसीलिए ये जो होता है एक नए व्यष्टि का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्त्री यानी कि माँ के अंडाणु और नर यानी कि पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति के अंदर कुछ लक्षण माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के अंदर ओवम एंड स्पर्म दोनों का संयोजन होता है, इसलिए जो संतति होती है उसके अंदर माता की और पिता की दोनों के लक्षण होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब अपन इसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। एक तरफ हमने मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहा जाता है इसको रखा है और एक तरफ नर युग्मक जिसको शुक्राणु यानी स्पर्म कहा जाता है इसको रखा है। ठीक है, जब हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि दोनों ही अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मादा के अंदर जो ओवम होता है वो भी अगुणित होता है और जो नर के अंदर स्पर्म होते हैं वो भी अगुणित होते हैं, यानी कि जब ये सिंगल होते हैं तब इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, दोनों के अंदर ही 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो तो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, और जो एक जोड़ी होता है जैसे मादा के अंदर XX होता है, XX क्रोमोसोम होता है और इसी प्रकार नर के अंदर XY क्रोमोसोम होता है। ये एक एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ये कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, और यही लिंग गुणसूत्र जो होते हैं आगे जाकर के होने वाली संतति के अंदर लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और जो बाकी ये 22 कायिक गुणसूत्र होते हैं ये जो अन्य जो लक्षण होते हैं जैसे कि आंखों का रंग वगैरह, शरीर का कलर वगैरह, तो इस प्रकार से जो अन्य जो लक्षण होते हैं जैसे कि लंबाई वगैरह होती है। ठीक है, जैसे किसी के पिता अगर लंबे होते हैं तो उनकी संतति भी लंबी होती है। अगर जैसे बोनापन होता है किसी में तो अधिकांशतः यानी कि कायिक जो गुणसूत्र होते हैं वो अन्य, जैसे माता पिता में से किसी की अगर आंखें भूरी होती हैं तो होने वाली संतति के अंदर भी ज़्यादातर देखने में मिलता है कि उनकी भी आंखें भूरी होती हैं। तो ये सब जो बाकी जो लक्षण होते हैं उन सब का निर्धारण होता है इन कायिक गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनके अलावा जीव के जितने भी अन्य लक्षण होते हैं उनका निर्धारण होता है कायिक गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, और जो बाकी ये एक एक जोड़ा जो जैसे कि मादा के अंदर XX होता है और नर के अंदर XY होता है, इन लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होने वाली संतति के अंदर लिंग का निर्धारण होता है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, फीमेल गैमेट के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं और जो मेल गैमेट होता है उसके अंदर XY
वाई, ठीक है, एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। और मेनली जो संतति के अंदर लिंग का निर्धारण होता है वो मेल गैमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको अपन एक फ्लो चार्ट्स के द्वारा समझते हैं। इधर हमने लिया है मादा के लिंग गुणसूत्र जो कि एक्स एक्स होते हैं, और इस तरफ हमने रखा है नर के लिंग गुणसूत्र को जो कि एक्स वाई होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि इसके अंदर दो है ना एक्स एक्स, तो उनको अलग अलग कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक्स वाई है तो उनको भी हमने अलग अलग कर दिया, क्योंकि लिंग का निर्धारण समझना है इसलिए अलग अलग कर दिया। अगर एक्स के साथ में, यानी कि जो मादा में तो दोनों ही एक्स एक्स ही होते हैं, ठीक है, और नर के अंदर एक वाई होता है और एक एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मादा का एक्स क्रोमोसोम, मादा का जो एक्स क्रोमोसोम होता है अगर वो मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक्स एक्स बनेगा और होने वाली संतति लड़की होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर जो मादा का एक्स क्रोमोसोम होता है अगर वो मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र बनेगा। ऐसी कंडीशन में होने वाली संतति लड़का होगा, ओके। और इसी प्रकार से जो दूसरा एक्स एक्स होता है वो भी इसी तरह से, यानी कि ये अगर एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होता है तो एक्स एक्स बनेगा और होने वाली संतति लड़की होगी। और अगर एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ में फ्यूज होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम बनेगा और होने वाली संतति लड़का होगी। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिंग के निर्धारण के अंदर जो मेल के गैमेट्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम होता है तो एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज होता है तो ऐसी कंडीशन में लड़की का जन्म होता है, और वाई क्रोमोसोम अगर फ्यूज होता है तो ये लड़के का जन्म होता है, ठीक है। अतः होने वाली संतान का लिंग पिता के लिंग गुणसूत्र से निर्धारित होता है, ठीक है। पिता यानी कि नर के लिंग गुणसूत्र से निर्धारित होता है। रेशियो इनका 50-50 का होता है, यानी कि 50 एक्स एक्स बनते हैं और 50 ही एक्स वाई होते हैं, यानी 50-50% का रेशियो इनके अंदर होता है। ये मैंने इसलिए समझाया फ्रेंड्स क्योंकि अभी जब ये रीट के वगैरह के एग्जाम होते हैं तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ में अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र फ्यूज होता है तो ऐसी कंडीशन में होने वाली संतति कौन, मतलब लड़की होगी या लड़का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि माता के एक्स क्रोमोसोम के साथ में पिता का एक्स क्रोमोसोम संलयित होता है तो लड़की का जन्म होगा, और यदि माता का एक्स क्रोमोसोम पिता के वाई गुणसूत्र के साथ में संलयित होता है तो ऐसी कंडीशन में लड़के का जन्म होगा, ठीक है। तो ये आशा है आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। इसमें से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि मादा के अंदर एक्स एक्स ही होते हैं, माता के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि एक्स एक्स ही होते हैं, ठीक है। और पिता का जो होता है एक्स वाई होता है, तो ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, पिता के लिंग गुणसूत्र पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ अदर फैक्ट्स हैं, जैसे शिशु के अंदर 22 जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो माता से आते हैं। अभी हमने देखा था कि जो ओवम होता है वो अगुणित होता है और उसके अंदर 22 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जो 22 कायिक गुणसूत्र होते हैं वो माता से आते हैं, और इसी प्रकार से 22 जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो पिता से आते हैं, और जो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक माता से अगर एक्स, माता से तो हमेशा एक्स ही मिलता है, ठीक है, और पिता से या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, और उसी के ऊपर जो होती है संतति का लिंग का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक जोड़ी, 2 का मतलब है एक जोड़ी। होने वाली संतति के अंदर एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो एक पिता से आता है और एक माता से आता है, और बाकी जो 22 कायिक गुणसूत्र होते हैं वो माता से मिलते हैं, और 22 ही कायिक गुणसूत्र पिता से मिलते हैं, और ये मिलकर के टोटल 44 गुणसूत्र बना देते हैं, और फिर उनको कहा जाता है 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। जैसे यहाँ पे 22 प्लस 22 माता से मिले, 22 पिता से मिले, और प्लस में जैसे यहाँ पे नर शिशु के बारे में लिखा हुआ है और मादा शिशु के बारे में इधर लिखा हुआ है, ठीक है। नर शिशु के अंदर एक एक्स माता से आएगा और पिता से वाई क्रोमोसोम आता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मादा शिशु होता है तो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ही माता से मिलता है और एक्स क्रोमोसोम ही पिता से मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में मादा शिशु का जन्म होता है, और इसके अंदर भी 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम बनते हैं, और इस कंडीशन में भी 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। यानी कि 44 जो होती है उनको हम 22 जोड़ी कह सकते हैं। ये 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं या ये 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होंगे, और ये बाकी जो एक्स वाई है नर शिशु के अंदर एक्स वाई और मादा शिशु के अंदर एक्स एक्स, ये क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है।
और इसी को आगे लिखा हुआ है एक्स वाई को एक जोड़ी लिखा जा सकता है, ठीक है। और टोटल मिलाकर के इन दोनों को क्या कहा जा सकता है, 23 जोड़ी कहा जा सकता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर होता है। और जिनमें इनमें से कभी कभी कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या किसी कारणवश जो होती है संतति के अंदर नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो होती है संतति के अंदर कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। पर इतना डिटेल में आपके है नहीं फ्रेंड्स, तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो, दोनों के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन लिंग गुणसूत्रों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि मादा के अंदर XX होता है, नर के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रकार के बारे में। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक होता है बाह्य निषेचन जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं आंतरिक निषेचन के बारे में, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह फर्टिलाइजेशन जो कि मादा के शरीर के अंदर होता है उसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें किस किस में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य के अंदर, गाय के अंदर, कुत्ते के अंदर, मुर्गी में तथा अन्य जो जंतु होते हैं अधिकांश जंतुओं के अंदर इस प्रकार का ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो जैसे ज़्यादातर जो समुद्री जीव वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है, जो अपन आगे देखेंगे। उससे पहले आपकी बुक के अंदर एक नोट के फॉर्म में दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परक नली शिशु, ठीक है। कुछ स्त्रियों की जो अंडवाहिनियां होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती है किसी कारणवश, तो ऐसी स्त्रियां जो होती है वो शिशु को जन्म देने के अंदर असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म जो होते हैं उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और जो स्त्रियां होती है वो शिशु को जन्म देने में असमर्थ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो ताज़ा अंडाणु यानी कि जो फ्रेशली ओवम होता है उसको और जो स्पर्म्स होते हैं उनको एकत्रित करके उचित माध्यम के अंदर कुछ घंटों के लिए साथ में रखते हैं, और जिससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अथवा इन विट्रो निषेचन जो शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके, तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन इनमें करवाया जाता है। यानी कि मादा से जो फ्रेशली ओवम होता है उसको ले लिया जाता है और नर से जो होती है वो स्पर्म्स ले लिए जाते हैं और फिर उनको साथ में रखा जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो उसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यदि फर्टिलाइजेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है उसको लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो जाइगोट बनता है उसको कितने सप्ताह तक रखा जाता है, ठीक है। तो उसको 1 सप्ताह लगभग 1 सप्ताह तक जो होता है उसको विकसित होने दिया जाता है और उसके बाद में उसको माता के गर्भाशय के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर उसको स्थापित कर दिया जाता है और यहीं पर उसका पूर्ण विकास होता है, ठीक है। तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परक नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। शिशु का पूर्ण विकास माता के गर्भाशय के अंदर ही होता है, अतः ये मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परक नली में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहा जाता है, लेकिन इसका पूर्ण विकास माता के यूट्रस के अंदर ही होता है और केवल फर्टिलाइजेशन बाहर करवाया जाता है, लेकिन बाकी पूर्ण विकास जो होता है शिशु का वो माता की यूट्रस के अंदर ही होता है और फिर शिशु का जन्म भी जो है सामान्य शिशु की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। एक क्वेश्चन है, क्या एक शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात अंडाणु में अन्य शुक्राणु भी प्रवेश कर सकते हैं? तो नहीं कर सकता है, क्योंकि एक स्पर्म के साथ में एक ओवम ही मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जब ओवम के अंदर एक स्पर्म प्रवेश कर जाता है तो जो ओवम होता है उसको फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद इस पर एक जो फर्टिलाइज्ड मेम्ब्रेन है वो बन जाती है, निषेचित झिल्ली बन जाती है, जिससे अन्य कोई भी जो स्पर्म होते हैं वो ओवम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। आपको विश्व के अंदर और भारत में जन्मे प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ध्यान में रखना है नाम, ठीक है। दुनिया यानी कि विश्व के अंदर जन्मा पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम है लुइस जोई ब्राउन, ठीक है। इसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 में, ठीक है। और भारत के अंदर जन्मा प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो है दुर्गा, क्योंकि इसका जन्म दुर्गा पूजा के दिन हुआ था इसलिए इसका नाम दुर्गा रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम कानुप्रिया अग्रवाल कर दिया गया था और इसका जन्म होता है
6 अगस्त 1986 में, ठीक है। 1986 के अंदर इसका जन्म होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बाह्य निषेचन के बारे में। बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अनेक जंतुओं के अंदर निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है, ठीक है। कुछ जो जंतु होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है और इन जंतुओं के अंदर निषेचन जल के अंदर होता है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के अंदर मेंढक तथा टोड, पोखर और तालाब और मंद गति से बहते हुए जो झरने होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। जब नर और मादा एक साथ पानी के अंदर आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है और मुर्गी के अंडे की तरह ही मेंढक के अंडे कवच से ढके हुए नहीं होते हैं तथा ये बहुत ही कोमल होते हैं और जेली की एक परत अंडों को एक साथ बांधे रखती है तथा इनकी रक्षा भी करती है। मादा जंतु जैसे ही अंडे देती है नर जंतु उन पे स्पर्म्स छोड़ देते हैं, अतः ये जो अंड कोशिकाएं होती है वो फर्टिलाइज्ड हो जाती है। अतः इस प्रकार के निषेचन के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का संलयन, युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाह्य निषेचन किस प्रकार से होता है और किन जंतुओं में होता है। तो जो समुद्री जीव वगैरह और जो तालाब पोखर वगैरह होते हैं उनमें रहने वाले जंतु जैसे कि मेंढक, टोड वगैरह होती है जो होते हैं, इनके अंदर ज़्यादातर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है, ठीक है। इन जंतुओं के अंदर सैकड़ों अंडे तथा लाखों शुक्राणु निर्मित किए जाते हैं, यानी कि क्योंकि निषेचन के चांस कम होते हैं और ओवम एंड स्पर्म्स जल में निरंतर गति करते रहते हैं और जल की जो गति है वायु है और वर्षा से भी प्रभावित होते हैं, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। भ्रूण का विकास या परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं